हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट बी ऑफ रिवीजन मैराथन फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स। इससे पहले आप सबको पता होगा हमारे चैनल पे पार्ट 1 अपलोड किया था हमने, जो कि लगभग 11 घंटे का था, जिसके अंदर मैंने 5 में से 4 चैप्टर कवर अप करा दिए थे। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो पहले उस पार्ट 1 को देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा उस पार्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 कवर अप कर लिया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कवर अप हो गया था, कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों। चैप्टर नंबर 4 भी कवर कर लिया था और लास्ट में चैप्टर नंबर 5 भी कर लिया था। तो बेसिकली अब ये जो पार्ट बी है इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर डिस्कस करना रह गया हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 यूनिट्स हैं, दोनों के दोनों यूनिट्स यहाँ मैंने डिस्कस कर रखे हैं। एंड एज यूजुअल चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी जो हमारे दोनों यूनिट्स दे रखे हैं उनको हम अपनी बुक से रिवाइज कर रहे हैं। हमारे बुक के जो नोट्स हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूं मैराथन के अंदर, वो आपको मैंने जैसे कि लास्ट पार्ट में बताया था, हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल वाली, उस ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस नहीं ली हैं, जो हमसे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, तो आप अगर इस मैराथन के अंदर वो साथ साथ नोट्स रेफर करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में वहां पर वो डाउनलोड करके आप उनका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी। साथ साथ जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस किसी तरह के हम नहीं ले रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज के लिए। और जो टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं उनको इसी ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर अपलोड किया जा चुका है। आप उन टेस्ट को वहां पर देख सकते हैं। और आखिरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारा पार्ट 1 पसंद आया और अगर आपको इस पार्ट से भी वैल्यू एडिशन मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लग जाए, वो आपके जैसे और स्टूडेंट्स को इस वीडियो को रेफर कर दे। और आपके और कोई स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जो दिसंबर 2023 में अपने फाउंडेशन एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सबको उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद रिमेनिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर मैराथन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक्स से डिस्कस किए गए हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके दो अलग अलग तरह की डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की। साथ साथ हम अलग अलग यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर के लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो ये हमारा चैप्टर है। इसके अंदर कहीं पर भी आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ग्राफ वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मेनली डिस्क्रिप्टिव और थ्योरेटिकल इन नेचर ये चैप्टर। मगर इस चैप्टर के अंदर से अप्रोक्सीमेट वेटेज में अगर कहूं 60 मार्क्स में से तो 5 या 6 मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर से रहेगी। तो हम इस चैप्टर, और ये चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसानी से इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो क्विकली इस चैप्टर को कवर अप करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पहले 2 पेजेस पर डिस्कशन मिलेगी इकोनॉमिक्स वर्ड के ऊपर। पहले यहां पर बता रखा है इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, जो है इकोनॉमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट इसे क्यों कहा गया, अभी हम मीनिंग डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो, सीपीटी के अंदर ना बहुत सारे इकोनॉमिक्स की अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, वो सब सीपीटी के सिलेबस में हुआ करता था। एक चीज याद रखना, फाउंडेशन के सिलेबस में सिर्फ लिमिटेड इकोनॉमिस्ट का ही डिस्कशन है, जो मैंने आपको इस बुक के अंदर कंप्लीटली कवर कर रखा है। जो भी सारी पुरानी पुरानी डेफिनेशंस थी वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, अकॉर्डिंगली उनका एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत बहुत कम है। तो पहली डेफिनेशन जो अभी भी फाउंडेशन के सिलेबस में रिटेन की गई है वो है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को मैं आपको बता दूं फादर ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, कारण क्योंकि उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर इनटू द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक को माना जाता है कि ये पहली इकोनॉमिक्स की ऊपर लिखी गई बुक थी। सर क्या ऐसा था कि पहली बार इकोनॉमिक्स का जिक्र एडम स्मिथ ने किया? ऐसा नहीं, पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स का पार्ट माना जाता था। It was considered as part of politics. Adam Smith was the first person who said that economics is a separate subject and that is why he is said to be father of modern day economics. तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है, बुक का नाम भी याद रखना है और एडम स्मिथ का नाम भी याद रखना है। फिर आती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की 2 तरह की डेफिनेशन दे रखी है हमारे पास, एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशन, एक है मॉडर्न डे डेफिनेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल डेफिनेशन, उसके अंदर 2 डेफिशिएंसीज डिस्कस करेंगे और फिर उन डेफिशिएंसीज को पूरा करते हुए एक मॉडर्न डे डेफिनेशन आ जाएगी। ट्रेडिशनली अगर इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को हमें समझना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा 2 फंडामेंटल ट्रुथ्स।
दो फंडामेंटल ट्रूथ हमारे इकोनॉमिक्स के दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये फंडामेंटल ट्रूथ कौन से हैं? फंडामेंटल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर किसी पे एप्लीकेबल है। और ये दोनों ट्रूथ हैं, पहली चीज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड सेकेंडली द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, यानी कि स्कैर्स। और ये चीज हर जगह ट्रू आप देखेंगे, चाहे वो एक कंज्यूमर के लेवल पे है, चाहे एक प्रोड्यूसर के लेवल पे है, एक कंट्री के लेवल पे है, या पूरे वर्ल्ड के लेवल पे है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं क्लास में देता हूं, पूरा डिटेल में देता हूं, यहां मैं जल्दी से बोल दूंगा, याद होगा जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा है। एग्जांपल लेते हैं हम 12th क्लास के बाद का। 12th क्लास के बाद आपको ऐसा लगता है बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद कि आपके पास टाइम ही टाइम है और आप ये करोगे वो करोगे, तो जब आप लिस्ट बनाने बैठते हो ना 12th क्लास के आखिरी दिन, तो आपके पास करने के लिए अनगिनत चीजें होती हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। बट लेट अस सपोज उसके इमीडिएटली बाद आप सीए में एडमिशन ले लेते हो और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 दिन रह जाते हैं। सिमिलरली आपको मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए घर वाले लिमिटेड 2000 रुपए दे देते हैं। अब आपके उन वांट्स को आप सेटिस्फाई कंप्लीटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस थे, यानी कि टाइम और मनी, उन दोनों को लिमिटेड कर दिया। और जैसे ही आप इन दोनों चीजों को लिमिटेड कर देते हो, यहां हमारी अगली चीज स्टार्ट होती है, जिसे बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मतलब, अब अगर आपकी जेब में 2000 रुपए हैं और आपके पास 15 दिन है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी वांट्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हीं वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहोगे जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। This is called allocation of resources, that when you have something is in limited quantity, you try to allocate them in such a way that आपको maximum possible satisfaction मिले। और यही हमारी इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक्स सेटल्ड है। ठीक है जी। तो अब हमें दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमेशा याद रखने हैं, दो फंडामेंटल ट्रुथ आई वुड से याद रखने हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स। इसको हम कई बार प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी भी बोलते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है। इन अदर वर्ड्स, अगर ये स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ना होती तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही ना बनता। ठीक है जी। अब जो ये वर्ड है ना स्कैरसिटी, इकोनॉमिक्स में इसको हम, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम कब स्कैर्स बोलते हैं? हम उसकी क्वांटिटी टोटल नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में है या नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर अगर आप क्वांटिटी में देखोगे तो अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% वाटर ही वाटर है। तो अबंडेंस है, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। बट वो वाटर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, जिसे हम प्यार से फ्रेश वाटर बोलते हैं, वो लिमिटेड सप्लाई में। इसलिए हम बोलते हैं वाटर इज अ स्कैर्स रिसोर्स। सो वी डोंट judge anything absolutely, we have to say it relatively. Relatively का मतलब होता है in relation to their ability to satisfy human wants। पहली चीज तो हमें इसे याद रखनी है। सेकेंडली, ये जो स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये हर लेवल पे प्रेजेंट है। ये एक कंज्यूमर के लेवल पे भी प्रेजेंट है, ये एक बिजनेस एंटिटी के लेवल पे भी प्रेजेंट है, कंट्री के लेवल पे भी प्रेजेंट है, चाहे बड़ी रिच से रिच कंट्री हो। जैसे हमने अभी देखा यूएस को पे आज भी रिसोर्सेज लिमिटेड थे। दैट इज वाई आप देखोगे इस लॉकडाउन कोविड के समय दे आर एक्सेसिवली प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी, विच रिप्रेजेंट्स दैट उनके रिसोर्सेज भी क्या थे? लिमिटेड। तो किसी भी कंट्री के सामने भी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, एंड वर्ल्ड एज लार्ज वहां पर भी आपको स्कैरसिटी की प्रॉब्लम दिखेगी। तो स्कैरसिटी से रिलेटेड दो चीजें डिस्कस कर ली। अच्छा, अब प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी से बाद अगली चीज आती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी लीड्स टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। अब आप सोचोगे सर एलोकेशन प्रॉब्लम कैसे हुई? एलोकेशन तो सॉल्यूशन है, क्योंकि स्कैरसिटी है उसी की वजह से तो हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। तो आप एलोकेशन को प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हो? एलोकेशन प्रॉब्लम इसलिए बनता है, पहली बात, बिकॉज आप जब सारी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड वांट से सेटिस्फाई कर सकते हो, तो फर्स्ट थिंग इज द वांट्स शुड बी इन अ पर्टिकुलर प्रायोरिटी। जब तक आप अपनी वांट्स को एक प्रायोरिटी लिस्ट में सेट नहीं कर सकते, आप एलोकेशन कर ही नहीं सकते। भाई आपके सामने 5 चीजें हैं, अगर पांचों की पांचों ही आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तब आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तब आप एलोकेशन कर ही नहीं पाओगे। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई एलोकेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम व्हिच हैज टू बी डेल्ट विद, जिसके लिए इकोनॉमिक्स को हमने बनाया है, वो ये है क्योंकि आपको ह्यूमन वांट्स को अलग अलग प्रायोरिटी में रखना पड़ता है। और दूसरी चीज, वो जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उनके खुद के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे मनी, अगर आपके जेब में 2000 रुपए हैं, उससे आप ट्रिप पे भी जा सकते हो, उससे आप रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो, उससे शॉपिंग पे भी जा सकते हो, उससे मूवीज पे भी जा सकते हो। इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर उसका एक ही यूज होता
जैसे आपकी जेब में 2000 रुपए ना होता, 2000 का शॉपर स्टॉप्स का कूपन होता या अमेजन का कूपन होता, तो आपके दिमाग में एलोकेशन की प्रॉब्लम आती ना, क्योंकि उस कूपन का लिमिटेड यूज है। प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेज टिपिकली हर कंट्री, हर कंज्यूमर, हर प्रोड्यूसर के पास हैं, उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उससे मल्टीपल वांट सेटिस्फाई हो सकती हैं, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ ली हमने, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी पढ़ ली, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन पढ़ ली। अब इस रिसोर्स एलोकेशन, अब इस स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को डील करते समय रिसोर्स एलोकेट करना, दैट इज इकोनॉमिक्स। अगर आप ये दो चीजें समझ गए तो इसका मतलब आप अपनी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। तो ये है ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की दे रखी है। अगर आप इसमें देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्कैर्स रिसोर्सेज। पहली चीज वहां पर क्या आ गई, स्कैर्स रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफाइनाइट नीड्स। मोस्ट प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो बेसिकली जो मैं इतनी देर से बता रहा था वही इस डेफिनेशन में दे रखा है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, आप अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करके ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए जिनसे आप अपनी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई पहले कर सकें, एंड देन हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स, एंड उसे लोग आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ था। बट इस डेफिनेशन के अंदर, इज दिस डेफिनेशन कंप्लीट, ये इस डेफिनेशन के अंदर दो मेजर डेफिशिएंसीज एंड ड्रॉबैक्स हैं, यानी दो ऐसी चीजें हैं जिनको ये डेफिनेशन डील नहीं करती। अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे ना, ये बहुत ही नैरो है, क्योंकि इसको पढ़ के ऐसा लगता है इकोनॉमिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, और उनसे आपको बस एलोकेशन करते रहना है। यानी इमेजिन करो, क्या एक फाइनेंस मिनिस्टर का सिर्फ यही काम है कि इंडिया की लिमिटेड जीडीपी को अलग अलग सेक्टर में बांटते रहें? नहीं, दो चीजें और आती हैं इसके अंदर। पहली चीज आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो जी, एक तो है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास 1 लाख रुपए महीना, और मैं सोच रहा हूं इस 1 लाख रुपए को पूरे महीने कैसे यूज करूं। दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमने यहां पर डेफिनेशन में पढ़ी। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इस 1 लाख को 1,20,000 कैसे करूं, इसको 1.5 लाख कैसे करूं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ मींस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पुराना जमाना में इकोनॉमी सोचते थे जो रिसोर्सेज हैं वो तो स्कैर्स हैं, उन्हीं को एलोकेट करो। अब मॉडर्न डे थिंकिंग कहती है इन रिसोर्सेज को भी आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। अच्छा, अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये दो तरह से होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव आप समझ में आ गया, इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपने रिसोर्सेज की बात करें, नंबर ऑफ पीपल, वर्कफोर्स एक रिसोर्स है, तो जब ओवर पीरियड टाइम पॉपुलेशन बढ़ती है, क्वांटिटेटिवली वो रिसोर्स बढ़ गया। सिमिलरली जितने भी आप प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल्स देखते हो, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्वांटिटेटिवली बढ़े हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी है। तो ये तो हो गया क्वांटिटेटिव इंक्रीज। एक आता है क्वालिटेटिव इंक्रीज। क्वालिटेटिव इंक्रीज का एग्जांपल लेता हूं, सेम पॉपुलेशन, पहले जनसंख्या होती थी, सारे अनपढ़ होते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। अब बेटर एजुकेशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से उनकी क्वालिटी बढ़ गई है। दे आर मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि रिसोर्सेज को आप क्वांटिटेटिवली तो बढ़ाते हो, साथ साथ आपको क्वालिटेटिवली भी बढ़ाना होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज जो इस के अंदर डेफिशिएंसी है वो है, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट इकोनॉमी ऐसे नहीं जाती। कभी भी इकोनॉमी सिंपल ऐसे ग्रोथ में नहीं जाएगी। इकोनॉमी ऑलवेज गोज लाइक दिस 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 दिस। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो आप 2020 में देख रहे हो। इससे पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थी 4%, 5% के आसपास चल रही थी। कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन से पहले आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ 7-8% के आसपास चल रही थी। तो पहले 7-8% से हम जीडीपी ग्रोथ पे आए 3-4% पे, और उसके बाद नाउ वी आर सीइंग अ केस जहां पर हम नेगेटिव जीडीपी में चल रहे हैं 2020 में। अगर आप न्यूज़ देखते हो आपको पता होगा। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप देखोगे वो कभी भी सीधी नहीं चलती, दे गो इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड्स। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, और इसे टेक्निकली हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ये वो चीज, इसी के ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा बेस्ड है। तो बिजनेस साइकिल्स को पढ़ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनको, उनके रीजंस को एनालाइज करना और करेक्टिव स्टेप्स लेना, दिस इज आल्सो इकोनॉमिक्स। और ये दोनों चीजें हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन एड्रेस नहीं करती, इसीलिए अब एक मॉडर्न और कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ नहीं, जो रिसोर्स एलोकेशन वाली चीज थी उसको इंक्लूड करना ही करना है, साथ में इन दोनों चीजों को भी ऐड कर देना। तो अब नई डेफिनेशन देखो, इकोनॉमिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट जस्ट, देखो क्या लिखा है, नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स। वो कह रहा है सिर्फ एलोकेशन ही इकोनॉमिक्स नहीं है, बट
It also deals with the processes by which production capacity of these resources is increased. ये लाइन किसकी तरफ इशारा कर रही है? This is referring to economic growth. And with the factors which in the past have led to sharp fluctuations in the rate of utilization. यानी अगली चीज जो हमें डेफिनेशन में देखनी है वो ये देखनी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओवर ऑफ टाइम फ्लक्चुएशंस होती हैं एंड उनको समझ के हम उनको करेक्ट करेंगे. तो ले दे के हमारे पास इकोनॉमिक्स जब भी आपसे कोई पूछे तीन चीजें आ गई. इकोनॉमिक्स इज अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना. सेकेंडली उन रिसोर्सेज को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली बढ़ाना. एंड थर्ड चीज कि आपकी जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान उनके रीजंस को समझना और उन्हें मैनेज करना. अगले पॉइंट टू रिमेंबर में यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे ये बता रखा है कि हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूरी नहीं इकोनॉमिक्स ही दे. सर इकोनॉमिक्स नहीं देगा तो और क्या कौन देगा? कई बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और बहुत तरीके आ जाते हैं विच वन ऑफ द मेन थिंग इज पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप कहो कि एक कंट्री रिकवर करने की कोशिश कर रही है मगर उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिलेशंस अच्छे नहीं है जिस वजह से वहां पर फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. सो यहाँ पर सोल्यूशन इकोनॉमिक्स से नहीं आएगा, यहाँ पे सोल्यूशन आपका पॉलिटिक्स से आएगा. सिमिलरली देयर आर कंट्रीज जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं. दैट इज वन ऑफ द मेन अदर फैक्टर विच affects all these 3 पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े. तो ये यहां पर लाइन दे रखी है. आगे बात करते हैं. अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो इकोनॉमिक्स की कर रहे थे. अब आगे हमें अगले वर्ड को स्टडी करना है विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो हाउ इज इकोनॉमिक्स डिस्कशन फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब टोटली डिफरेंट है. वहां इकोनॉमिक्स में हम हर तरह की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की कर रहे हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स जब भी हम करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड जो याद रखना है वो हमें याद रखना है डिसीजन मेकिंग. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. और डिसीजन मेकिंग किस चीज की? डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म. अब कोई भी एक छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ी कंपनी हो उसको बहुत सारे अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने होते हैं. यहां पर एक लिस्ट दे रखी है, आपको याद नहीं रखना कौन कौन से डिसीजन है बट इट इज क्वाइट नेचुरल. सबसे पहले वैसे अपनी क्लास में पतंजलि का एग्जांपल लेके समझाता हूं कि पतंजलि ने जिस तरह से ग्रो किया. जब पतंजलि इनिशियली आई थी इट वाज ओनली आयुर्वेद मेडिसिन वाली कंपनी. फिर धीरे धीरे उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया एफएमसीजी सेक्टर के अंदर. उसने धीरे धीरे ड्रिंक्स निकालनी शुरू कर दी, फ्रूट ड्रिंक्स, आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, फिर सोप, मेकअप मटेरियल. यानी एवरी टाइम इट स्टार्टेड डूइंग समथिंग. उसको पहला डिसीजन लेना था क्या मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना. अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कौन सी सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए बनाना है, यानी मेरे कस्टमर क्लास क्या होगी. मुझे ये खुद बनाना है, खुद मैन्युफैक्चर करना है या आउटसोर्स करके किसी से बनवाना है. मुझे अपनी फैक्ट्री कहाँ लगानी है, मेरे वेंडर्स कौन होंगे, मेरे कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन क्या होगी, मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा. ऑल दीज आर डिसीजंस व्हिच टिपिकली एवरी फर्म हैज टू टेक. अब ये जो डिसीजंस हैं इसको लेते समय ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा डायनेमिक है. रीजन क्योंकि ये डिसीजन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वो फैक्टर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. अगर आपके पास पुरानी नॉलेज है और उसी के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन गलत होंगे. यू हैव टू कंटिन्यूसली अपडेट योरसेल्फ. पॉइंट नंबर 1. सेकंड चीज इज डिसीजन मेकिंग को लेते समय आपको पास कंक्रीट एनालिटिकल नॉलेज होनी चाहिए और कुछ ऐसी तरीके होने चाहिए जिससे आप सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीजन ले सको. तुक्काबाजी के बेसिस पर डिसीजन लेने पे बिजनेसेस नहीं चलते. एवरी टाइम अब आजकल बिजनेसेस में कैपिटल और रिस्क इतने ज्यादा हो गए हैं दैट बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन यू हैव टू मेक ऑल दी कैलकुलेशंस. और इस कैलकुलेशंस को करने के लिए जो भी नॉलेज है, जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं, ये सारे हमें कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग. और वो सारे सब्जेक्ट्स जो किसी भी बिजनेस डिसीजन को लेने में हेल्प कर सकते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या काम कर रहा है? एक तरफ एक डिसीजन लेना है, एक तरफ एक सेट ऑफ नॉलेज है. कौन से नॉलेज को, कौन से टूल को किस डिसीजन को लेने में यूज करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये जो ब्रिज हो रहा है, ये गैप को ब्रिज कर रहे हैं, दैट ब्रिजिंग प्रोसेस इज डन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो यहां पे डेफिनेशन ये दे रखी है बिजनेस इकोनॉमिक्स मींस मीट्स ऑल दीज नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज कॉर्पस ऑफ थ्योरी एंड टेक्निक्स. वो सारी नॉलेज और थ्योरी जो रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में यूज हो सकती है उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ब्रीफली पुट बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस.
इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की हो, उसको रियल लाइफ बिजनेस प्रैक्टिस में यूज करने को क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये तो हमने मीनिंग पढ़ लिया। फिर इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के 3 फीचर्स दे रखे हैं जिनको हमें याद रखना है। पहला फीचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। रीजन बड़ा सिंपल है, इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली बिजनेस मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, एंड क्योंकि इसका एंड यूजर बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, इसलिए कई बार इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोल दिया जाता है। इसका दूसरा नाम है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इट इज अबाउट अप्लाइंग देम इन रियल लाइफ सिचुएशंस। देखो, इंडिविजुअली हम जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर तो उस सब्जेक्ट का नाम बोला जाता है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे आगे जाके इंटर में। दीज आर सब्जेक्ट्स, बट अप्लाइंग देम इन रियल लाइफ सिचुएशन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, राइट। अच्छा जी, थर्ड चीज जो है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब है एक फील्ड ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, यहां पर डिसिप्लिन मींस अ फील्ड ऑफ नॉलेज, एंड व्हेन वी से इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, इट सिंपली मीन्स दैट डिसीजन मेकिंग करते समय कई बार आपका जो नॉलेज है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट से आ सकती है। हो सकता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप स्टैटिस्टिक्स का भी यूज कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स का भी कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आपके, अकाउंटेंसी में जो रेशियोज पढ़ते हो उनका भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यानी द सम टोटल ऑफ ऑल दीज डिसिप्लिन्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर विल हेल्प यू गिव टेक अ डिसीजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, राइट। अच्छा, यहां पर एक चीज और दे रखी है, यूजुअली बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस वर्ड देख के ऐसा लगता है कि यार जो एनजीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोल लो, उनके लिए ये यूज नहीं होती होगी, गलत। एनपीओज में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज होता है। क्यों? देखो, एनपीओ और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्क सिर्फ इतना होता है, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, कोई ना कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल नेचर का, बट उसको भी तो ऑपरेट करने के लिए अपने फाइनेंसेस देखने हैं, उसके पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसको भी तो वो सारे डिसीजन लेने हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेने होते हैं। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हम ये कहते हैं कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी इक्वली यूजफुल रहती है। ठीक है, अब ये जो दो डेफिनेशन दे रखी हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना एडम स्मिथ का नाम याद रखना है, वैसे ही आपको दो नाम और याद रखने हैं, एक है जोल डीन, एक है इवैन डॉगलस। जोल डीन और इवैन डॉगलस का नाम इसलिए याद रखना है, जोल डीन ने हमारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाली डेफिनेशन दी है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोला और उसका जो रीजन दिया, दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय जोल डीन्स। एंड इवैन डॉगलस का नाम इसलिए रखना है क्योंकि इसने ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वाली डेफिनेशन दिया है वो दी। इसने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ऑल अबाउट टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। दिस इज गिवन बाय इवैन डॉगलस। तो तीन नाम याद रखने हैं इसमें, एडम स्मिथ, जोल डीन और इवैन डॉगलस। ठीक है जी, अगर आप चाहो ना तो अपनी बुक के लास्ट में एक बार जो भी की टर्म्स हैं जिनकी वजह से इनको याद रखना है और इनका नाम आप एक पेज पे लिख के रख सकते हो, ताकि एग्जाम में जाते समय एक बार सबको रिवाइज करके जा सको। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज हमारा माइक्रो और मैक्रो को समझा रखा है। माइक्रो और मैक्रो तो आप खुद 11th-12th में पढ़ के आए होंगे, इसलिए डिटेल में आपको पता है, और हमारे आगे वाले चैप्टर में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। फिर भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई है। टिपिकली हम माइक्रो किसको बोलते हैं, माइक्रो मीन्स जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को स्टडी कर रहे होते हैं हम उसे टिपिकली माइक्रो बोल देते हैं, और मैक्रो जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं हम उसे मैक्रो बोल देते हैं। बट देयर आर वेयर सर्कमस्टेंसेस जहां पर एक चीज जिसको किसी और स्टडी में मैक्रो बोला जाए, दूसरी स्टडी में वो माइक्रो बन जाती है। यानी ये ना डेफिनेशन कि ये चीज माइक्रो में जाएगी, ये मैक्रो में, ये स्टेगनेट नहीं है, ये चेंज होती रहती है। एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट सपोज एक बंदा स्टडी कर रहा है जिसके अंदर वो स्टडी कर रहा है एयरटेल को, और दूसरा बंदा पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। वैसे तो अब ज्यादा प्लेयर बचे नहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, फिर भी 3-4 प्लेयर जितने भी हैं, एक बंदा पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा है, एक एयरटेल को। तो ऑब्वियस सी बात है जो एयरटेल को स्टडी कर रहा है वो माइक्रो है, और जो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को कर रहा है वो मैक्रो है। अच्छा, एक दूसरा बंदा है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, एफएमसीजी सेक्टर, इन सबको एक साथ स्टडी कर रहा है। यानी मतलब कुछ लोगों को हमने लगा रखा है इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए सेक्टर वाइज, और एक बंदे को लगा रखा है पूरी इकोनॉमी स्टडी करने के लिए। तो जो वो पूरी इंडियन इकोनॉमी को स्टडी कर रहा है वो मैक्रो है, और यहां पर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा है वो क्या बन गया, माइक्रो। पहली वाली स्टडी के अंदर
टेलीकॉम सेक्टर को स्टडी करना वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ इन दिस फ्रेश स्टडी इट इज एक्टिंग एज अ माइक्रो. और अच्छा, अब यहां पर आपको ऐसा लगेगा सर कंट्री को स्टडी करना मैक्रो होता है, यहां पर भी एक चीज आ सकती है. देयर आर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक मॉर्गन स्टैनले एक्सेट्रा, गोल्डमैन सैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं. तो इनके अंदर एक बंदा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टडी कर रहा है, एक इंडिया को स्टडी कर रहा है, एक नेपाल को स्टडी कर रहा है, एक यूएस को स्टडी कर रहा है, एक यूके को कर रहा है. तो इंडिविजुअली इंडिया को स्टडी करना इज माइक्रो एंड पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी करना इज मैक्रो. तो कहने की बात यह है, माइक्रो और मैक्रो कोई स्टेगनेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि रट्टा मार लिया ये माइक्रो है ये मैक्रो है. द थिंग विच इज माइक्रो एंड मैक्रो कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम स्टडी टू स्टडी. एग्जाम में जब हमारा क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर में से, आप देखोगे आईसीआई के भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से, वो यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो. तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ के डिसीजन लेना है कि माइक्रो है या मैक्रो है, क्योंकि यहां पर इट इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ एग्रीगेशन. जहां पर लेवल ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा है वो मैक्रो बन जाएगा, और जहां पर लेवल ऑफ एग्रीगेशन कम है वो माइक्रो बन जाएगा. अगर आप इंडिविजुअल कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी को कंपेयर करोगे इंडस्ट्री के साथ, तो इंडस्ट्री मैक्रो बन जाएगी और वो इंडिविजुअल फर्म माइक्रो बन जाएगी. सिमिलरली ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड को कंपेयर करोगे इंडिविजुअल कंज्यूमर से तो हाउस होल्ड मैक्रो है. बट अगर आपके क्वेश्चन में एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे इकोनॉमी की बात हो रही है, पूरी कंट्री की बात हो रही है, तो हाउस होल्ड को या उस इंडस्ट्री को भी आप माइक्रो मान लोगे. तो चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद डिसाइड करना है आपको कि क्या चीज माइक्रो है क्या चीज मैक्रो है. फंडा बड़ा सिंपल है, जहां एग्रीगेशन ज्यादा है वो मैक्रो, जहां एग्रीगेशन कम है वो माइक्रो. यहां पर टिपिकली कुछ एग्जांपल दे रखे हैं किन चीजों को यूजुअली माइक्रो में पढ़ा जाता है. ये सारे टॉपिक तो आगे आएंगे ही आएंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, आगे वाले चैप्टर्स में हमें ये स्टडी करना ही करना है. यहां पर मैंने एक चीज पहले आपको बता दी, जो सेक्शन ऑफ पीपल है और इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स विच इज डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री. ये माइक्रो में भी जा सकते हैं, मैक्रो में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोप ऑफ स्टडी. अगर कुछ भी देने दे रखा क्वेश्चन में तो इन्हें माइक्रो मानते हैं. अदरवाइज आप चारों एग्जांपल को, चारों ऑप्शंस को कंपेयर करके डिसाइड करोगे ये माइक्रो है या मैक्रो है. अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर यूजुअली पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही होती है या लेवल ऑफ एग्रीगेशन बहुत हाई होती है. तो यहाँ पर जो स्टडी करने वाले टॉपिक्स हैं वहाँ पर नेशनल इनकम आ जाती है, पूरे देश की इनकम, जनरल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन की बातें हो रही होती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमने कितना अमाउंट कंट्री के ऑफ मनी कंट्री के अंदर आया वर्सेस कितना अमाउंट ऑफ मनी कंट्री के बाहर गया. ये सारे इश्यूज यहाँ पे डील होते हैं. टिपिकली ये जो इश्यूज हमारे हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सब सीए इंटर के ग्रुप 2 में आएंगे आपके इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में. बट ये वर्ड्स आप फेमिलियर होने चाहिए कि ताकि आपको पता हो इन वर्ड्स का मतलब क्या है और आप रिकॉग्नाइज कर सको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. राइट. अब अगला चीज आती है, हमारा सर टॉपिक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है. बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो पे ज्यादा डिपेंडेंट है या मैक्रो पे ज्यादा डिपेंडेंट है? तो इसका आंसर सोचने के लिए अभी सोचो हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या समझा था. बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब था टेकिंग डिसीजंस. डिसीजंस किसके? एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के. और जब हम एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो यहां पर ज्यादा रेलेवेंट हमारे लिए क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो इफ वी हैव टू मेक अ चॉइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर डिपेंडेंट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट. बट कैन वी टोटली इग्नोर मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस मैनेजर टोटली मैक्रो इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर सकता है? द आंसर इज नो. Whenever a business manager has to take a decision, he has to keep in mind the macroeconomic variables which are there in the economy. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं पेटीएम, या इसका बेस्ट एग्जांपल आजकल आप देख सकते हो, एक बिजनेस फर्म लगी हुई है अपने इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल करने में, अपनी कॉस्ट कंट्रोल करने में, अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ाने में. बट मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आ गया? पेंडेमिक आ गया. कंट्री के अंदर क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई. सो ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द मैक्रो एनवायरनमेंट, यू नीड टू अकाउंट फॉर दोज एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स व्हाइल टेकिंग योर डिसीजन अकॉर्डिंगली. Business economics is basically concerned with microeconomics, but macroeconomic analysis is also important role to play. इस तरह से हमें याद रखनी है चीजें. अब आती है अगली चीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर. पहला फीचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस होती है. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये साइंस है? पहले समझते हैं साइंस का मतलब क्या है. साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करे. तो दो फीचर सेटिस्फाई करने जरूरी हैं. इससे पहले हम किसी चीज को साइंस बोल दे. पहली चीज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और दूसरी चीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब जरा सोचते हैं, क्या हम
अब फिजिक्स को हम साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बचपन में याद होगा आपको, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, तो वो बेसिकली एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं कि अगर इस स्पीड से कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इतने प्रेशर से काम कर रहा है तो ऐसे होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? आप बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड नॉलेज ये चेक कर रहे हो कि ऐसा होगा तो क्या हो, उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब एक चीज करने से उसका इंपैक्ट क्या होगा, दैट इज बेसिकली स्टडीड बाय साइंस। जैसे हम यहां पर पढ़ते हैं कि एक पर्सन इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और इस स्पीड से जा रहा है, तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, इस टाइम पे वो पर्सन आपको वहां पर मिलेगा। दिस इज स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसी रीजन की वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको क्या बोला जाता है? साइंस बोला जाता है। अब जरा चेक करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है। वो सारे सब्जेक्ट्स जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो एफएम हो, दे रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और वो क्या स्टडी कर रहे हैं? दे आर स्टडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम ये देखते हैं कि हम अपने प्राइस को इतना बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओनली। दैट इज वाई हम इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोल देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑब्वियसली, बट रीजन भी आपको उसका पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, दे आर एग्जैक्ट साइंस। ये इनका आंसर हमेशा सेम आता है, दैट इज वाई इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि दे आर एग्जैक्ट, ये आंसर चेंज नहीं होगा। मगर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, इट इज नॉट अ प्योर साइंस। व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अल्टीमेटली ऑन ह्यूमन बिहेवियर। एंड ह्यूमन बिहेवियर बेशक 100 में से 99 बार एक तरह से बिहेव करे, एक बार उसकी बुद्धि सनक गई तो कुछ भी कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टोर वाला, कि मैं स्टोर में गया। यूजुअली हमारा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? जब तक कोई कंज्यूमर किसी चीज के अंदर यूटिलिटी नहीं देखता, वो उसे परचेज नहीं करता। ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मगर लेटर सपोज, मैं आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, मैं किसी स्टोर में गया, वहां स्टोर के मैनेजर ने बोल दिया, अरे तू इस घड़ी को खरीद नहीं सकता, ये तेरी औकात से बाहर है। ईगो हर्ट हो गई, और ईगो को बचाने के चक्कर में, ईगो के चक्कर में मैंने क्या किया? वो महंगी घड़ी जो मुझे चाहिए भी नहीं थी, मैंने खरीद ली। क्या ये कंज्यूमर ऐसे बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस नहीं बोला जाता, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, साइंस की बात अगर चल ही रही है, तो यहाँ पर साइंस के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव से कुछ लोग इसे पॉजिटिव साइंस बोल देते हैं, कुछ लोग इसे नॉर्मेटिव साइंस बोल देते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जब भी हम बोलते हैं ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स को बताती है। जैसे आपको इंफॉर्मेशन पता लगी इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट इज -10% इन थर्ड क्वार्टर, दिस इज ओनली अ फैक्ट। यहां पर कोई सजेशन नहीं दिया, यहां पर मैंने आपकी कोई जजमेंट पास नहीं करी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब आप किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को या किसी इकोनॉमिक फैक्ट को स्टेट करते हो, व्हाट इज बताते हो, ये नहीं बताते क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में आप सजेशन देने लग जाते हो। जैसे कि इसी मैंने लाइन पे बोला, सिंस जीडीपी इज -10%, इंडिया शुड फोकस मोर ऑन स्मॉल सेक्टर, इंडिया शुड प्रिंट मोर नोट्स, इंडिया शुड ट्राई टू इंक्रीज द डिमांड। जैसे ही आपने शुड बोल दिया, ऑट टू बोल दिया, मस्ट बोल दिया, आपकी एक जजमेंट आ गई। यू हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग समथिंग, एंड प्रिस्क्रिप्टिव जैसी हो जाता है तो वो नॉर्मेटिव हो जाती है। तो सिंपल फंडा है, एनीथिंग विच इज ओनली डिस्क्राइबिंग, डिस्क्रिप्टिव है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब करना, सजेशन देना, वैल्यू जजमेंट्स पास करना, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बड़ी सिंपल है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट्स दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, जहां पर भी सजेशन आता दिख रहा है, जहां पर भी किसी बंदे का इंडिविजुअल व्यू पॉइंट आता दिख रहा है, उसे बोल देना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगली चीज जो इसका हमें ध्यान रखना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव है, इसको हमें समझना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, तो डिसीजन लेते समय तो आपको ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन लेने के लिए क्या आपको वैल्यू जजमेंट पास करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। क्या आपको सजेशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो अनडाउटेडली क्या है? नॉर्मेटिव इन नेचर है। बट यहां पर भी वही सवाल आया, कैन वी टोटली इग्नोर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? द आंसर इज नो। सर वाई कांट वी इग्नोर? बिकॉज टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम को समझना जरूरी है ना। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। एंड व्हेन यू आर टेकिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो वही चीज आपको यहां पर लिखी मिलेगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव।
ठीक है। हाउएवर इफ द फर्म्स हैव टू एस्टैब्लिश valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. This requires study of positive and descriptive economic theory. प्रॉब्लम को समझने वाला काम हमें कौन करके देगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो फैक्ट्स बताएगी और उसके बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों का हमारा यूज होता है, राइट। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं उस पे फीचर्स पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ ली और हमें साइंस में भी पता लग गया कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कम और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ज्यादा होती है। अच्छा, साइंस की बात चल रही है तो यहाँ पर अगली चीज दे रखी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। आर्ट मतलब इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। सो वो बेसिकली वो जो नॉलेज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो की, वो तो सबके पास होती है, बट एक अच्छा इकोनॉमिस्ट उसको बोला जाता है जो सही समय पे क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, वो बता सके। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक आर्ट बोला जाता है। आर्ट हर उस चीज को बोला जाता है जो एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कर सकता है। मैं गाना गाऊंगा तो अलग गाऊंगा, आप गाना गाओगे तो अलग गाओगे, दैट इज वाई गाना गाने को हम आर्ट बोलते हैं। सो वेन एवर देयर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वी से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट। नेक्स्ट फीचर्स हमें दे रखे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कारण क्योंकि यहाँ पर हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, एक बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो इट इज मोर फोकस्ड ऑन माइक्रो, बट यहाँ पर लिखा है इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो। माइक्रो में कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं, मैक्रो में क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं, अगले पेज पे हम पढ़ना ही है डिटेल में, तो वहां पर डिस्कशन हो ही जाएगी। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। और मैंने अभी आपको समझाया बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टेकिंग द डिसीजंस एट द राइट मोमेंट। तो थ्योरेटिकल नहीं है सब्जेक्ट, ये क्या है? प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते समय हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। और लास्ट में आता है यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है? अभी थोड़ी देर बाद कैपिटलिज्म हम पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। वैसे आपको पता होगा थ्योरी मार्केट, जब भी हम वर्ड बोलते हैं ना, मार्केट का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब भी आप सारी प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट के अंदर क्या क्वांटिटी बिकनी चाहिए या खरीदी जानी चाहिए, वो डिमांड और सप्लाई, कंज्यूमर्स और सप्लायर्स के ऊपर छोड़ देते हो, तो दैट इज कॉल्ड आपने मार्केट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। एंड टिपिकली आज की डेट में मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है, जो प्रोडक्ट्स की सेल परचेज हो रही है, इट इज लेफ्ट टू द फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। जितने सप्लाई है, जितनी डिमांड है, उस बेसिस पे प्राइसेस डिसाइड होती हैं अकॉर्डिंगली। जब फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो फ्री मार्केट की कुछ थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज को आपको अच्छे से समझना चाहिए, एंड दैट इज यूज्ड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब तक आपको मार्केट थ्योरी ना पता हो तब तक आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजन नहीं ले सकते। दैट इज वाई आप देखते हो जब भी फेस्टिव सीजन आता है, जैसे इन दिनों भी फेस्टिव दिवाली का सीजन गया, इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन इसी को बोला जाता है, शादियों का सीजन भी इस समय आता है, तो आप देखते हो प्राइजेस कुछ चीजों का डिस्काउंट दे दे के कम कर लेते हैं और कुछ चीजें महंगी होने लग जाती हैं। इट इज ऑल अ वर्क ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच इज बेस्ड ऑन मार्केट थ्योरी। तो ये हमने फीचर्स पढ़ लिए, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव की बात भी कर ली। नेक्स्ट चीज है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या समझा रखा है कि हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपैक्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड फिर हमें समझा रखा है हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपैक्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है डिमांड फॉरकास्टिंग का। डिमांड फॉरकास्टिंग पे वैसे तो हमारा फुल फ्लेज टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत समझा रखा है डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में कि ये हाउ इज इट पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिमांड फॉरकास्टिंग होता क्या है? नाम से पता लग रहा है, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन टू थिंग्स, बेस्ड ऑन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस एंड बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर। पास्ट में हम कितनी डिमांड ला पा रहे थे, हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा था, और क्या पास्ट के सर्कमस्टेंसेस और आज के सर्कमस्टेंसेस सेम हैं या उनमें कोई चेंज आया है। इस बेसिस पर हम फ्यूचर की डिमांड को फॉरकास्ट करते हैं। अगली चीज, क्यों फॉरकास्ट करनी है, व्हाई इज इट रेलेवेंट, हम फॉरकास्ट करके क्या करेंगे। देखो आज की डेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले आप प्रोड्यूस कर लिया और आपने बाद में मार्केट में बेचने गए। तो डिमांड फॉरकास्टिंग इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जहां पर आप पहले ही ये डिमांड चेक कर लेते हो कि यार अप्रोक्सीमेटली मुझे इतना सामान बिक जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप प्रोडक्शन करते हो, फिर आप प्रोक्योरमेंट करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी उस हिसाब से आती हैं। सो डिमांड फॉरकास्टिंग नाउअडेज इट इज द फर्स्ट स्टेप, और यहां पर सारा कुछ बता रखा है। डिमांड फॉरकास्टिंग के बेसिस पे आपका रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, ये सारी चीजें इस पे इंपैक्ट होंगी।
यहां पर अगली चीज डिमांड फोरकास्टिंग से ही रिलेटेड है, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम से पता लग रहा है, इन्वेंट्री मतलब आपका जो भी स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट का हो। अब ये इन्वेंट्री है ना, कई बार हो सकता है जितनी हमें जरूरत है, जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो सकता है जितने अमाउंट से, कई बार कुछ लोग उससे ज्यादा इन्वेंट्री रख लेते हैं और कई बार कुछ लोग उस लेवल से कम इन्वेंट्री रखते हैं। यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री विच इज रिक्वायर्ड टू रन योर बिजनेस। पहले देखते हैं ज्यादा इन्वेंट्री रखने के क्या नुकसान है। कोई कहेगा सर गोदाम में माल रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या स्मूथ चलेगा बिजनेस। उसके दो दिक्कतें हैं। पहली चीज, जब आप बिजनेस में इन्वेंट्री ज्यादा रखते हो तो उसकी एक कैरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो वेयर हाउस का कॉस्ट है, जो भी स्पेस लेने के चक्कर में आपको उस प्रोडक्ट को रखने के लिए स्पेस चाहिए, उसकी जो भी आप वेयर हाउसिंग कॉस्ट बियर करोगे, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। दूसरी चीज, इन्वेंट्री खरीद के रखने में आपकी फॉर द टाइम बिंग वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कैसे होती है? क्योंकि वो स्टॉक जब तक बिकेगा नहीं, उसको बनाने के लिए कॉस्ट तो इंकर हो गई, मगर वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। तो जब तक आपने वो कॉस्ट इंकर कर ली, वो पैसा 10 लाख रुपए का लेट से स्टॉक पड़ा है, वो 10 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो आपको वहां से रिटर्न आ जाता। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। तो ज्यादा इन्वेंटरी का मतलब होता है ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, यानी कि ज्यादा वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ज्यादा वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। इसलिए हायर लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी सजेस्टेड नहीं होते। कम इन्वेंट्री रखने का नुकसान ये होगा कि आप जो ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, जो सेल कर सकते हो, वो मिस करनी पड़ेगी और वो प्रॉफिट आपको मिस करना पड़ेगा। साथ साथ आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको नाराज करना पड़ेगा, इसलिए कम इन्वेंट्री भी नहीं रखना पड़ता। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डिमांड फॉरकास्टिंग से लिंक्ड है। डिमांड फॉरकास्टिंग के बेसिस पर ही आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इन्वेंट्री का ऑप्टिमम लेवल डिटरमिन कर सकते हो कि मेरे को कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोडक्शन एनालिसिस दे रखा है। प्रोडक्शन एनालिसिस में बेसिकली क्या आता है, आपके जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स, उनका रिलेशनशिप स्टडी करना। इसे बोलते हैं टेक्निकल रिलेशनशिप। कि मेरे प्रोडक्ट को बनाने में पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन से इनपुट्स चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितनी तरह के रॉ मटेरियल चाहिए। सेकेंडली, इन सबको किस वे में कंबाइन करें ताकि मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ जाए। कई बार हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कई बार ज्यादा लेबर कम कैपिटल लगा के भी वो प्रोडक्ट बनता है। कई बार कुछ ऑटोमेशन कर दो, जैसे कि सीए का ऑफिस का एग्जांपल मैं देता हूं। कुछ ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो आधी प्रोसेसिंग, आधी रिटर्न्स वगैरह तो खुद ही बना लेते हैं। वो महंगे होते हैं, वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, बट उससे लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो रिटर्न बनाने के लिए सीए के ऑफिस में एक तरीका है लेबर इंटेंसिव, एक तरीका है कैपिटल इंटेंसिव। दोनों से ही कैपिटल आपका आउटपुट डिजायर्ड निकल आएगा। तो पहली चीज, प्रोडक्शन एनालिसिस में आप ये अलग अलग प्रोडक्शन मिक्स बनाते हो कि किस किस चीजों को कंबाइन करके हम डिजायर्ड लेवल बना सकते हैं। सेकंड चीज आती है हमारी कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हर वो डिजायर्ड प्रोडक्शन का आउट मिक्स जो आपने इमेजिन किया है, उसकी आप कॉस्ट डिटरमिन करने लग जाते हैं, एंड देन यू चूज दैट ऑल्टरनेटिव विच इज मेकिंग दैट आउटपुट इन मिनिमम कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्ट एनालिसिस के अंदर एक चीज तो आ गई कि आपने लीस्ट कॉस्ट ऑल्टरनेटिव लेना है। दूसरी चीज, आपकी कॉस्ट भी अलग अलग तरह की होती है। डायरेक्ट कॉस्ट अलग होती है, इनडायरेक्ट अलग होती है। तो आपको अपनी कॉस्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज को ऊपर या नीचे करूं, उससे मेरी टोटल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आता है। ये दोनों प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस आ गए, दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है एंड डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह से यूज होते हैं। कॉस्ट का चैप्टर हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर तो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। अलग अलग तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में कंपटीशन अलग होता है। अकॉर्डिंगली जो पर्सन, जो फर्म्स उन मार्केट में रहती हैं, उनका बिहेवियर भी बदल जाता है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी बदल जाती है। तो जितने भी हम डिसीजन लेते हैं, मेनली विद रिगार्ड टू आउटपुट, विद रिगार्ड टू प्राइसिंग, दे डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वी आर इन। सेकेंडली, प्राइसिंग पॉलिसीज भी अलग अलग तरह की होती हैं। एक पॉलिसी होती है कि जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, जानबूझ के आप अपना प्राइस बिल्कुल कम रेट पे दो, जैसे जियो ने करा, कस्टमर्स ले लिया और अब प्राइस बढ़ा रहा है, इसे बोलते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। दूसरी प्राइसिंग पॉलिसी होती है जीप की, मैं एग्जांपल लेता हूं। जीप ने जानबूझ के प्रीमियम कार सेगमेंट में अपने आप को लॉन्च किया। वो चाहता ही नहीं था मैं 15 लाख से 20 लाख से नीचे वाली सेगमेंट के अंदर कंपीट करूं। उसने अपनी इमेज ही वही बनाई कि जीप मतलब एक प्रीमियम ब्रांड। देयर आर मेनी अदर ब्रांड्स जो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल ले सकते हो, बड़े बड़े होटल चेन्स का एग्जांपल ले सकते हो, जो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ज्यादा रखते हैं ताकि
सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स उनके पास आए। ये सारी चीजें, प्राइसिंग पॉलिसीज जो हमारी डिसाइड करनी होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दे लीड टू डिसीजन मेकिंग। रिसोर्स एलोकेशन के बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। हर फर्म के पास कैपिटल लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। उसी के अंदर मैं चाहूँ तो CS पढ़ा सकता हूँ, CA पढ़ा सकता हूँ, अपना MBA के अंदर कोई एक दो सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे अपने लिमिटेड टाइम को इस तरह से यूज करना है कि मैं अपने फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं, मैं अपने टाइम का मैक्सिमम पॉसिबल यूज कर सकूं। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन, जो हर फर्म को करना होता है। थ्योरी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या आ जाता है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। अब क्लास में तो मैंने पूरा एग्जांपल लिया था यमुना एक्सप्रेस वे का, कि ये लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं पूरा एग्जांपल फिर से नहीं ले रहा, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये होते हैं जहां पर अपफ्रंट आप एक खर्चा कर देते हो करोड़ों रुपए में, और उसकी रिकवरी धीरे धीरे रेवेन्यू के रूप में होती है। कैश फ्लोज बोलते हैं उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। धीरे धीरे आपको कैश इनफ्लोज आते हैं। अब जब इतने लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं ना, तो यहां पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और वो सब जो पढ़ते हो आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथमेटिक्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ये प्रैक्टिकली आप करोगे सीए इंटर में। यहां सिर्फ बता रखा है कि इन डिसीजंस को लेते समय जो भी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स को चेक करने के लिए, उनकी वायबिलिटी को चेक करने के लिए, वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल की बात है, और वो हमारी अल्टीमेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट मानी जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस में ये हो जाता है कि आपका प्रॉफिट कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, और हर प्रॉफिट जो बिजनेस है आपका, उसमें क्या क्या मार्जिन हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, बचपन मतलब 12वीं क्लास में, 11th क्लास में, रेशियो एनालिसिस। वहां पर आप ये चेक करते हो कि मेरा प्रॉफिट तो आ गया, ठीक है, मगर प्रॉफिट कहां से आया, प्रॉफिट के परसेंटेजेस क्या है इन रिलेशन टू माय सेल्स। इन सबको चेक करने को बोलते हैं प्रॉफिट एनालिसिस। जैसे आप रिसेंटली अगर देखोगे, ITC, इंडियन टोबैको कंपनी के रिजल्ट्स आए, वो कंपनी कंटिन्यूअसली करोड़ों का प्रॉफिट कमाती है, 15-20 हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, मगर इस बार उसके प्रॉफिट में कुछ खास बात थी। खास बात ये थी कि जो उसका सिगरेट बिजनेस है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स गिर भी गई, फिर भी लोगों को टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसका जो FMCG बिजनेस है, जो कि इमर्जिंग बिजनेस है, वहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो गई। मार्जिन इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि उसका प्रॉफिट सिगरेट से ज्यादा हो गया, वहां पर इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ सेल्स, नाउ दे आर एबल टू जनरेट मोर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। दैट वाज कंसीडर्ड एज ए वेरी पॉजिटिव साइन, और उस वजह से शेयर भागे जा रहा है उस कंपनी का। तो ये प्रॉफिट एनालिसिस होता है कि आपके बिजनेस में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, वो किस लेवल का प्रॉफिट दे रहे हैं। एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए वाइल रनिंग द बिजनेस कि उसका प्रॉफिट किन चीजों से इंपैक्ट हो रहा है। लास्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। जब भी आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हो, तो आप कुछ एजम्पशंस लेनी ही पड़ती हैं, आपको प्रोबेबिलिटीज लेनी ही पड़ती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हाईवे का। लेट्स से मैंने आज इंकर कर लिया 20,000 करोड़ खर्च करके एक हाईवे बना लिया। अब मुझे टोल कलेक्शंस आएंगी धीरे धीरे करके। अब इनिशियली मैंने एस्टिमेट लगाए होंगे कि मेरे पास 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है टोल इकट्ठा करने का, हर साल इतने व्हीकल गुजरेंगे, उनसे मैं इतना टोल इकट्ठा करूंगा, और मेरी ये कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह लगाने के बाद, टाइम वैल्यू को कंसिडर करने के बावजूद मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा। बट व्हाट इफ उन दो सिटीज के बीच में, जिनको मैं हाईवे से कनेक्ट कर रहा था, वहां पर फ्लाइट उड़ने लग जाए, वहां पर इंडियन रेलवेज कोई सुपर फास्ट ट्रेन निकाल दे, हो सकता है लोग बाय रोड ट्रेवल ही ना करें, और आपकी सारी कैलकुलेशंस बेकार हो जाएं। देयर इज ए इनहेरेंट रिस्क इन एवरीथिंग। तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं स्टार्टिंग में, हमें इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर करके चलते हैं। ये सब भी आप आगे जाके सीखोगे, जिसके अंदर आपके अंदर स्टैंडर्ड एविएशन का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में सारे चीजें बता दी, मैं विद एग्जाम्पल आपको समझा रहा था, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन लग जाए। बट एज आई सेड इन क्लास, ये सारे पॉइंट्स है ना, प्रैक्टिकली इनकी सारी चीजें आपको इंटर और फाइनल में सिखाई जाती हैं। यहां पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं जो आपको आगे सिखाई जाएंगी। अगली चीज हमें दे रखी है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट कर रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात बड़ी सिंपल सी है। हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ओवरऑल एनवायरनमेंट चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसके बेसिस पर हमें अपने डिसीजंस को बदलते रहना पड़ता है, हमें अपने बिजनेस को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है,
कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म है, कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमीज है। हर बिजनेस को उस कंट्री के हिसाब से गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ध्यान में रखना पड़ता है एंड अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ता है। अभी हम जब तीनों सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है इन इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बूम के समय बिजनेस का सोच अलग होती है, रिसेशन के समय अलग होती है। हो सकता है पिछले साल तक मेरी सोच अलग थी क्योंकि मैं बिजनेस ग्रो करने की सोच रहा था। अब क्योंकि रिसेशन चल रहा है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, मेरी सोच बदल गई है, मैं डिफेंसिव हो गया। मैंने कहा अब अपने बिजनेस को संभालना है, ग्रोथ भूल जाओ, अब तो वही सेम लेवल्स अचीव हो जाएं या 5-10% कम हो, सिर्फ वहीं पर ही हमें सस्टेन करना है। दैट इज द थिंग। हर डिसीजन आपका बदलता है डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या फिर बूम चल रहा है। फिर जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग, सेविंग एक्सेट्रा। जो भी लग्जरी गुड्स बेचने वाली चीजें हैं वो ये चेक करती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हैं, वहाँ इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली गवर्नमेंट की अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं जिनमें चेंज आता है और इस पे हमारे पे इम्पैक्ट आ जाता है। बेस्ट एग्जांपल आपने टिकटॉक का देखा ही थी। अच्छी खासी ऐप चल रही थी, बहुत बढ़िया सॉलिड बिजनेस मॉडल था, एडवर्टाइजमेंट इनकम्स हजारों करोड़ों में आ रही थी, मगर एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली और उसको बैन होना पड़ा। सो दिस आर एग्जाम्पल्स। इसके अलावा सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपने बेस्ट एग्जांपल देखा। अगर आप न्यूज़ ट्रैक करते हैं, जैसे यूएस के अंदर जो बिडेन जीता है और स्टेबल, कहीं ना कहीं उनको पता लगा कि अब स्टेबिलिटी आ गई और वो ज़्यादा डिसीजंस भी अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे। दूसरी तरफ से रिपब्लिकन्स का भी चेक रहेगा सेनेट के अंदर, मार्केट धड़ाधम दौड़ी है। इसका मतलब उनको ये था कि अब बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, यानी एक कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बेसिस पे मार्केट्स रिएक्ट करती हैं, बिजनेसेस रिएक्ट करते हैं, बिकॉज इट हैज ए मेजर इंपैक्ट ऑन बिजनेसेस। बिजनेसेस काफी सारे डिसीजन इस बात पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कौन सी चीजें आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट करती हैं। रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बार बार इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट सेट हो जाए और आपको कहीं ना कहीं वर्ड पढ़ते ही उसका मतलब समझ में आ जाए कि ये चीज हमने क्या डिस्कस करी थी क्लास के अंदर। आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज, अब हमारा एक तरह से ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर था। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है बेसिक प्रॉब्लम्स, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, और 3 अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स। इन्हें सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोला जाता है? इनके अलावा भी प्रॉब्लम्स होंगी इकोनॉमी में, मगर ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हर इकोनॉमी को पक्का पक्का करना है, और ये वो प्रॉब्लम्स है जो हर इकोनॉमी फेस करती है। देयर कैन बी सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर पेक्यूलियर टू इंडिया, देयर कैन बी सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर पेक्यूलियर टू यूएस, मगर ये ऐसी 4 प्रॉब्लम्स है जो हर इकोनॉमी फेस करेंगी। कौन सी हैं? 3 तो आप 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ के आते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फोर्थ प्रॉब्लम क्या भी देखेंगे, पहले इन तीनों को डिस्कस कर लें। व्हाट टू प्रोड्यूस, नाम से पता लग रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम के अंदर हम ये देख रहे हैं, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक कंट्री ये डिसाइड कर रही है कि उसको कौन कौन से गुड्स बनाने हैं। पहली चीज, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। सेकेंडली, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। ये भी डिसाइड करना है कौन से, और ये भी डिसाइड करना है कितने। अब ये पर्टिकुलर चीज कंट्री कैसे डिसाइड करती है? ऐसा तो है नहीं फाइनेंस मिनिस्टर आके गुड्स की लिस्ट दे देती है कि ये बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे देश के अंदर जैसे बजट आता है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हर कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं पूरे देश के, वो किस तरफ चैनलाइज करने हैं वो डिसाइड किया जाता है। जैसे बजट के समय अगर हमारी कंट्री ने कह दिया एजुकेशन को हम 20,000 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं, डिफेंस को हम 50,000 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं, तो वहां से डिसीजन लग गया कि अब डिफेंस सेक्टर में कितनी खरीदारी की जाएगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितनी की जाएगी। सो दैट इज हाउ वी डिसाइड व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एट व्हाट क्वांटिटी। देखो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज से कौन से गुड्स कितने कितने बनाए। हर गुड्स की अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इस प्रॉब्लम को कई बार हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। व्हाट टू प्रोड्यूस का जब भी जिक्र आएगा ना, इट इज नथिंग बट एलोकेशन प्रॉब्लम। लिमिटेड रिसोर्सेज से डिसाइड कर रहे हो कौन से गुड्स बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। अब ये डिसाइड कैसे करती है कंट्री? डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सिस्टम हर कंट्री अलग तरह से डिसीजन लेती है।
ठीक है जी। मेन क्राइटेरिया जो दिमाग में होता है वो होता है मैक्सिमाइज एग्रीगेट यूटिलिटी, यानी कि आपको इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं मैक्सिमम पॉसिबल लोग सेटिस्फाई हो और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो। कंट्री को डिफेंस भी चाहिए बाकी कंट्री से प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को एजुकेशन भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, कंट्री में लोग सब्सिडीज भी मांगते हैं। इन सारी चीजों को इस तरह से बैलेंस आउट करना है कि लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम पॉसिबल हो। मैक्सिमम पॉसिबल ही हम अचीव करा सकते हैं क्योंकि सारी वांट्स तो वैसे भी लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई हो नहीं पाएंगी। तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की समस्या है बेसिकली कि हमें गुड्स को कौन सी गुड्स या सर्विसेज को कौन सी टेक्निक से बनाना है। टेक्निक दो ही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेसिकली वर्ड लेबर यूज होता है, बट लेबर इंटेंसिव टेक्निक का जनरल मतलब होता है जहां पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर लेते हैं। तो हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चलता रहे मगर हम करोड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जब हम एक लमसम कॉस्ट करके कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई बढ़िया मशीन खरीद लेते हैं और उसके बाद हमारे रेवेन्यू खर्चे कम हो जाते हैं, वहां पर हमें लेबर की रिक्वायरमेंट और छोटे छोटे रॉ मटेरियल की पावर कंजम्पशन वगैरह सब कम हो जाती है। दोनों ही टेक्निक अच्छी हो सकती हैं या बुरी हो सकती हैं। एक कंट्री को ये डिसीजन लेना कि हमें कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है, उस समय वो ये सिंपल सी चीज देखती है, उसके पास कौन से रिसोर्सेस की अबंडेंस है। क्योंकि जिस भी रिसोर्स की अबंडेंस होगी उसका प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। जैसे इंडिया में लेबर की तादाद ज्यादा है, कैपिटल की क्वांटिटी कम है। कैपिटल के लिए हम फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरनल हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो बेसिकली इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इसीलिए यहां पर सजेस्टेड क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक सजेस्ट करती है गवर्नमेंट, जानबूझ के उसे प्रमोट करती है। बिकॉज लेबर ज्यादा होने की वजह से लेबर इंटेंसिव टेक्निक सस्ती भी पड़ती है एंड लोगों को भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दैट इज वाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द रिस्पेक्टिव कॉस्ट। थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। अब सुन के ऐसा लगता है सर क्या सरकार बताएगी या कोई हमें बताएगा कि किस किस के लिए बनाना है, और सर साल की स्टार्टिंग में कौन ही डिसाइड करता है हम किसके लिए बना रहे हैं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस ना कभी भी ऐसे नहीं करते कि आप किसके लिए बना रहे हो, ये डिसीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन ले रहे होते हो। सर कैसे, जब आप ये डिसाइड करते हो ना मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, टिपिकली उस प्रोडक्ट के यूजर्स डिफाइंड ही होते हैं। जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा होटल्स में खर्चा कर रहे हो, लग्जरी गुड्स बना रहे हो, तो आपको पता ही है ना आप हाई इनकम क्लास या हायर मिडिल क्लास को कैटर कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड आप ऐसे गुड्स बना रहे हो जो टिपिकली पुअर पीपल या लोअर मिडिल क्लास वाले कंज्यूम करते हैं, तो वो गुड्स जैसे ही आपने डिसाइड करें तो ये भी डिसाइड हो गया ये किसके लिए बन रहा है। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर गुड्स एंड सर्विसेज, इसे बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड इट इज connected to the problem of what to produce. While you are solving the problem of what to produce, you automatically solve the problem of for whom to produce. अच्छा, for whom to produce को डिसाइड करते समय अलग अलग इकोनॉमीज की अलग अलग सोच होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है प्रॉफिट कमाना मेन एम है, इसीलिए उस बंदे के लिए बनाओ जो हमें ज्यादा से ज्यादा पे कर सके ताकि हमारे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है प्रॉफिट्स गए भाड़ में, सोशल वेलफेयर करना है, तो वो फॉर होम टू प्रोड्यूस में कहती है सबके लिए बनाओ, एक जैसा बनाओ ताकि सब एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कौन सी तरह की इकोनॉमी के अंदर आप हो। तो तीन प्रॉब्लम्स तो हमें पता है। अगली चीज आती है व्हाट इज द प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट चीज हमारी जो यहां पर आ रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहां पर ये वाली बात आ जाती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है, जितना ज्यादा आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो ना, आज तो आप लोगों की जेब में पैसा डाल देते हो बट यू हैव लेस अमाउंट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब आप कैपिटल एसेट्स जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, फ्यूचर में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सारा कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में करने लग गए, आप सेव कर करके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते जा रहे हो, तो जो प्रेजेंट वेलफेयर है, प्रेजेंट कंजम्पशन है लोगों की, वो कम हो जाएगा। तो हर इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कितना हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना है, और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज सुधारने के लिए कल को बिगाड़ नहीं सकते, कल सुधारने के लिए आज को बिगाड़ नहीं सकते।
अगेन यहां पर अभी आगे डिस्कस करेंगे, हर तरह की इकोनॉमी इस डिसीजन को लेते समय अलग यार्डस्टिक को अपना दी है, ठीक है जी। सो बेसिकली जब भी आप ना प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कितना आज खर्च करना है वर्सेस कितना हम सेव करें। सेविंग्स अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स बन जाती हैं, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होती है एंड कैपिटल फॉर्मेशन से फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती हैं। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठाना होता है हमें, राइट। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब आए हम इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, बेसिकली इट रेफर्स कि गवर्नमेंट की कितनी इंटरवेंशन है बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, एंड जो बेसिकली जितने भी डिसीजन मेकिंग है, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं खरीदने के बेचने के, वो क्या फ्रीली लोग ले रहे हैं, लोग मतलब बायर्स एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू टेक द डिसीजंस, या वहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। इज एवरीथिंग बीइंग एडमिनिस्टर्ड और इट इज लेफ्ट टू द फ्री विल ऑफ पीपल? if it is left to the free will of people, it is a capitalist economy. And if it is totally being centrally planned, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, प्राइसेस डिसाइड कर रही है तुम क्या कंज्यूम करोगे, कितनी क्वांटिटी करोगे, तुम क्या बेच सकते हो, देन इट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि लोग फ्री भी हैं बट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरवीन भी कर रही है, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, एज सिंपल एज दैट। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वर्ल्ड इन तीन तरह की इकोनॉमीज में डिवाइडेड है। आज की डेट में कैपिटलिज्म ज्यादा चल रही है दुनिया के अंदर, तो लोग कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट करते जा रहे हैं। जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है ना, वो भी कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, यानी फ्री मार्केट फोर्सेस की तरफ ज्यादा वो एनकरेज्ड है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड बहुत कम इकोनॉमीज बची हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज कहलाई जाती है। इनफैक्ट प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी तो कोई भी नहीं है इस समय दुनिया में, वो तो यूएसएसआर नाम की एक कंट्री हुआ करती थी पहले, जिसके अंदर रशिया मेन कंपोनेंट होता था। जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुई, अब प्योर सोशलिस्ट नहीं है। फिर भी अगर आपने एग्जांपल लेने सोशलिज्म के, नॉर्थ कोरिया इज एन एग्जांपल, चाइना इज एन एग्जांपल, क्यूबा इज एन एग्जांपल, दीज आर स्टिल सोशलिस्ट इकोनॉमीज टू सम एक्सटेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया हो गई, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिनको हम बोलते हैं, यूएस इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यूके इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। अब इनके एक करके फीचर्स देखते हैं और कंपैरिजन पता कर लेते हैं। पहला हमारा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये वो तरह की इकोनॉमी है जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ऑलमोस्ट निल होती है। ऑलमोस्ट निल मतलब थोड़ी बहुत तो इंटरवेंशन होगी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, एक जुडिशियल सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करने के लिए, टू दैट एक्सटेंट एक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी। अदरवाइज एवरीथिंग इज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड एंड सप्लाई। सो बेसिकली बायर्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन, सेलर्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस, एंड दैट इज हाउ द मार्केट रन्स, द डिसीजंस आर टेकन। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि सब कुछ हम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम है, इसीलिए इसके नाम होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजीज फेयर इकोनॉमी। लेजीज फेयर का मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, बेसिकली यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इस तरह के एग्जांपल दे रखे हैं जहाँ जो टिपिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है इनके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही कम होगी, इसलिए इनको मिक्स्ड इकोनॉमी ना बोल के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। अब यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। पहला फीचर है यहां पर देयर इज अ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ओन कर सकते हैं। यू कैन होल्ड शेयर्स इन ऑफ कंपनीज इन योर ओन नेम, यू कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन योर ओन नेम। तो आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स यहां पर होते हैं। सर प्रॉपर्टी, ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, यस। सोशलिज्म के अंदर वहां पर जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो कलेक्टिव ओनरशिप में होती है। सोशलिज्म में वहां पर स्टेट ओन्स द प्रॉपर्टी, और स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है वो ओन्स द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। सो इसे बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। जबकि इंडिया में भी वी आर यूज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम बोलते हैं ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, क्योंकि हम उसके टाइटल को अपने पास रख सकते हैं। सेकेंडली फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी पर्सन किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए फ्री है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, जरूरी नहीं है आपको सीए से रिलेटेड प्रैक्टिस ही करनी है। आप चाहो तो कोई बिजनेस कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ ना भी कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। दैट स्टेट यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी ये डिसाइड नहीं करती आपको क्या बेचना है, कौन से बिजनेस में जाना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पीपल देमसेल्व्स। सेकंड इज थर्ड इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। इकोनॉमिक चॉइस का मतलब जब आप एक कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर क्या डिसीजन लेना है, आपने क्या आपने डिसाइड कर लिया मेरे को बिजनेस करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, उस चीज के अंदर भी क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है, कैसे बेचना है, कहां पर बेचना है, ऑल दीज डिसीजंस आर अप टू यू। सो वन इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कि आप क्या करना चाहते हो। सेकंड इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यानी उसको करते समय जो एवरीडे बेसिस पे डिसीजन लेने होते हैं वहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। फोर्थ इज प्रॉफिट मोटिव।
क्योंकि हर चीज लोगों के ऊपर छोड़ दी जाती है, तो यहां पर जो भी सप्लायर्स हैं वो सारा बिजनेस इस सोच को लेकर कंडक्ट करते हैं कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है। प्रॉफिट मैक्सिमम रखने के लिए वो अपनी रेवेन्यू को हाईएस्ट रखना चाहते हैं और अपने कॉस्ट को मिनिमम रखना चाहते हैं। दैट इज हाउ द एंटायर मार्केट इज ड्रिवन, प्रॉफिट मोटिव ड्रिवन। यहां पर एक और चीज आती है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। कंज्यूमर्स को हम यहां बाउंड नहीं कर रहे कि तुम्हें इसी सप्लायर से खरीदनी है या तुम्हें ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। कंज्यूमर्स आर फ्री टू परचेज एनीथिंग इन द मार्केट अकॉर्डिंगली। क्योंकि कंज्यूमर्स का एब्सोल्यूट फ्रीडम है, इसलिए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कंज्यूमर्स को खुश करने के लिए, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करते रहते हैं और उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। तो अल्टीमेटली वे से कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। व्हाई? बिकॉज ऑल द प्रोड्यूसर्स try to supply only those products which are demanded by consumers. कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है और उधर से प्रोड्यूसर्स चेंज हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली कौन ड्राइव कर रहा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को? कंज्यूमर ड्राइव कर रहा होता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मेनली पहला कंपटीशन है सप्लायर्स का सप्लायर्स के साथ, वो कंपटीशन तो है ही है। एक और तरह का कंपटीशन यहां पर होता है रेसिपिएंट, बायर्स का भी बायर्स के साथ कंपटीशन होता है। ये आप सोचोगे सर बायर बायर का कंपीट कब कर रहा है? जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है, वहां पर बायर्स भी आपस में क्या करने लग जाते हैं? कंपीट करने लग जाते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कई बार कुछ प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं इसी वजह से बायर्स आपस में लड़ लड़ के वो सामान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच इज टिपिकली इन केस ऑफ सेल एंड एवरीथिंग। तो वहां पर बायर्स भी आपस में कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि बायर्स आर आल्सो फ्री टू टेक देयर डिसीजन, सप्लायर्स आर आल्सो फ्री टू टेक देयर डिसीजन। अच्छा, यहां पर कंपटीशन की वजह से एक आगे डीमेरिट भी आएगा कि बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन बहुत सारा एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट पे करना पड़ता है। इसे वेस्ट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, क्योंकि इससे देखा जाए कहीं पर भी हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहे। दिस इज ओनली टू सेल द प्रोडक्ट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। तो जो चीज बन गई है उसको बेचने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। दैट इज व्हाई एडवर्टाइजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ड्यू टू कंपटीशन। आखिरी चीज, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया ही यहां पर कंप्लीट जीरो इंटरफेरेंस। ऐसा तो नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, तो कई बार वो काम करते समय इनडायरेक्टली बिजनेस में इंटरफेरेंस आ जाता है। बेस्ट एग्जांपल मैं यूएस का लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? अपनी यूएस की सिक्योरिटी को बचाने के लिए वहां पर वीजा नॉर्म्स को चेंज कर दिया। जैसे ही वीजा नॉर्म्स को चेंज किया तो इनडायरेक्टली बिजनेसेस पे इंपैक्ट आ गया वहां पर। तो ऑल्दो वहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिनिमम है, बट टू सडन नेक्स्ट कई बार इंटरवेंशन हो जाती है इनडायरेक्टली। फिर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने चारों जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम हमने भी देखी, उनको सॉल्व कैसे करती है। तो यहां पे बड़ा सिंपल है। व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब अपने रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करना है, वहां पर एक ही चीज होती है, टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। सप्लायर कहते हैं उतना प्रॉफिट कमाना है जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना चाहते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का जो डिसीजन है ना कहीं इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स ही डिसाइड कर रहे होते हैं। क्यों? हर सप्लायर जो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो वही प्रोडक्ट बनाएगा जो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खरीदे। एंड कंज्यूमर्स को इंप्रेस करने के चक्कर में अल्टीमेटली हु इज ड्राइविंग, हु इज डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड? इट इज द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर डिमांड करता है, सप्लायर्स प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में वही बनाना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट मोटिव ही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जिस भी इंटेंसिव टेक्निक के अंदर कॉस्ट मिनिमम आ रही होती है, हम उस टेक्निक को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मिनिमम कॉस्ट, उसी टेक्निक को हम अडॉप्ट कर लेंगे। थर्ड, डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस डिसाइड करते समय वी विल प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड बाय पीपल हैविंग पेइंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब अगर एजुकेशन, लो कॉस्ट एजुकेशन है, जेनरिक मेडिसिन जो सब खरीद सकें, ऐसी प्रोडक्ट कोई भी बनाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर वो लोग कस्टमर्स होंगे जो पे कम कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हर बंदा वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा जो पेइंग कैपेसिटी वाले लोग पे कर सके। नोबडी वांट्स टू ओपन अ ढाबा, एवरीवन वांट्स टू ओपन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट जहां पर कोई पर्सन आए तो मिनिमम 2-3 हजार रुपए का बिल बना के जाए। ठीक है जी। लास्ट चीज, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बोला था जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, देयर इज अ डिलेमा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्सेस कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना है। अब इन्वेस्टमेंट इज टिपिकली डिपेंडेंट ऑन सेविंग। आपकी जो प्रेजेंट इनकम है या तो आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, सेविंग ही अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है। कंजम्पशन और सेविंग का जो डिसीजन है ना,
एक पर्सन कंज्यूम करेगा उस पैसे को या सेव करेगा, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कंज्यूमर ट्राई टू सेव मोर, एंड जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर वहां पर सेव करना बंद कर देते हैं। जैसे आजकल आपको पता होगा मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के मुकाबले कम हो गए हैं, चाहे वो सेविंग्स हो चाहे वो एफडी हो। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टिपिकली उतनी ज्यादा सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स के बाद अगली चीज आई इन्वेस्टमेंट। क्या वो सेविंग्स वाला पैसा बिजनेसमैन आगे इन्वेस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली डिपेंड करती है रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो प्रोजेक्ट आपको कितना रिटर्न देगा। यहां पर आप इंटर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे CAGR का, कि एक प्रोजेक्ट का रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, कंपाउंडेड वे में निकाला जाता है। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं किसी कंट्री के अंदर जहां रेट ऑफ रिटर्न मैसिव होगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो यहां पर जो ये डिसीजन है कि कितना कंजम्पशन है, कितना सेविंग करना है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स। तो ये हमने चारों चीजें देख ली, चारों डिसीजन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे होते हैं। अब यहां पर दे रखे हैं कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स और साथ साथ कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स। मेरिट्स में जल्दी से एक बार रस्ट थ्रू कर लेता हूं। पहला मेरिट हमारा क्या है? इट इज एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। बेस्ट चीज डिमांड और सप्लाई पे छोड़ने के लिए ये होती है, सरकार को कुछ भी नहीं करना, एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बनेगा वो डिमांड ज्यादा करेंगे, सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे। आप चैप्टर नंबर 5 में देखोगे एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली, मिनिमम इंटरवेंशन यहां पर आ जाती है, विच इज अ मेरिट। सेकेंडली यहां पर एफिशिएंसी ज्यादा होती है और इंसेंटिव टू वर्क होता है। क्यों? जितना ज्यादा कोई पर्सन काम करेगा उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलता जाएगा कैपिटलिस्ट के अंदर। और यहां पर एफिशिएंसी हम इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि प्रॉफिट मोटिव जैसे ही आ जाता है ना, वहां पर बहुत जरूरी है कि आप वेस्टेजेस पूरी तरह से अवॉइड कर दो और एफिशिएंसी को फुल रखो। जब सारी फर्म्स ही इस ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के काम कर रही होंगी, देन इट इज क्वाइट नेचुरल दैट एफिशिएंसी इकोनॉमी में ज्यादा होगी। ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। हर बंदा ग्रो करने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ऑप्टिमम एलोकेशन, अभी एक चीज आप देखोगे मेरिट्स में ऑप्टिमम एलोकेशन लिखा होगा, और अभी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स पढ़ेंगे वहां पे इनएफिशिएंट एलोकेशन लिखा होगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये ऑप्टिमम है या इनएफिशिएंट है, कोई एक पॉइंट पे स्टेगनेंट तो रहो। दोनों जगह लॉजिक है। हम ऑप्टिमम एलोकेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसलिए कह रहे हैं कि जब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करेगी, मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, तो ओवरऑल देखोगे इकोनॉमी में जितना ज्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है रिसोर्सेज से, जितना ज्यादा फायदा लिया जा सकता है उन रिसोर्सेज से, दैट विल बी द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। उस कंटेक्स्ट में से ऑप्टिमम बोला गया। डीमेरिट्स में इसी को इनएफिशिएंट क्यों बोला गया? कैपिटलिज्म में इनएफिशिएंट एलोकेशन होती है क्योंकि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हर बंदा उसी जगह पे उसी सेक्टर को एलोकेट करना चाहेगा जहां पर बायर्स वो लोग हैं, रिच पीपल हैं, हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेटली जब आप एलोकेशन देखते हो ना, वो बड़ी लूप साइडेड हो जाती है। कुछ एरियाज बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होंगे, कुछ एरियाज बिल्कुल अंडर डेवलप रह जाएंगे। कुछ फैसिलिटीज के अंदर ऐसा होगा कि रिच पीपल के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, मगर पुअर पीपल के पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो इस तरह से लूप साइडेड एलोकेशन हो जाती है, जहां बिकॉज एवरीथिंग इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस एंड दे एलोकेट ओनली फॉर दोज सेक्टर्स विच आर लग्जरी गुड्स या विच आर फॉर द कंज्यूमर्स हैविंग पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज वाई दोनों चीजें लिखी मिलेंगी आपको, दोनों का रीजन आपको समझना है। ठीक है जी। को देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो हर बंदा अपनी कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे लाना चाहेगा। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड। कंज्यूमर्स बेनिफिटेड क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर्स के पास कंज्यूमर सॉवरेनिटी है और हर सप्लायर उन्हीं की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है। अकॉर्डिंगली यहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का फायदा मिलता है। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि हर कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई बेस्ट पॉसिबल वे में करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। सो बेसिकली दैट कम्स अंडर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फिर है कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब जो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो बंदा नई तरह का बिजनेस करने के लिए तैयार है, या बिजनेस में भी एक अलग तरीके से इनोवेट करके कंज्यूमर की डिमांड को बेटर करने के लिए तैयार है, उसको रिवॉर्ड भी उतना मिलेगा। रिवॉर्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को खरीदने लग जाएंगे एंड उसका प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाएंगे। लास्ट में इट एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड एमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरल क्लास।
एंटरप्रेन्योर क्लास क्या होती है, वो खुद अपने बिजनेसेस रन करते हैं, नो डाउट वो प्रॉफिट कमाते हैं, बट उस सारे प्रोसेस में वो लेबर को भी हायर करते हैं, मटेरियल भी खरीदते हैं, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में फ्लो बढ़ जाती है। इसलिए कैपिटलिज्म के अंदर ये जो एंटरप्रेन्योर क्लास है ये अल्टीमेटली ग्रोथ को ड्राइव करती है। ये सारे मैटर्स, ये सारे पॉइंट्स थे मेरिट्स के। अब जरा उसकी चुगली करते हैं, यानी कि डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये है कि इस कैपिटलिज्म में क्योंकि आपने सब कुछ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया, तो जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जाता है, जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता जाता है। कैसे? अमीर आदमी प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करेगा कम से कम कॉस्ट इंकर करे, तो वो लेबर को कम पैसे देगा, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन दे करेगा। इस वजह से क्या होता है, जिनके पास मीन्स हैं उनके बढ़ते जाते हैं और जिनके पास नहीं है उनके कम होते जाते हैं, बिकॉज प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स को कहीं पर देखा ही नहीं जा रहा, तो वो जो गैप है, वो जो इनइक्वालिटी है वो इकोनॉमी में बढ़ती जाती है। डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अनफेयरनेस इन दी सोसाइटी, सबके पीछे लॉजिक वही सेम है जो मैंने अभी बात करी। देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, यानी कि हम इस चीज को तो इंश्योर कर रहे हैं हर बंदा प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, टाइटल रख सकता है, दीज आर प्रॉपर्टी राइट्स। हर बंदे का फ्रीडम है चॉइस करने की, ये सारी प्रॉपर्टी राइट्स तो इंश्योर कर दिए, ह्यूमन राइट्स इंश्योर नहीं कर पाए। ह्यूमन राइट्स होता है राइट टू हैव डिग्निटी, राइट टू हैव अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इतना ज्यादा गैप आ जाता है रिच और पुअर में, तो कुछ लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेट होने लग जाती है, वो एक डिसेंट जिंदगी भी नहीं जी पाते। दैट इज वाई यहां पर हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के चक्कर में हम ह्यूमन राइट्स को इग्नोर कर रहे हैं। फिर है इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वो आपको पता ही है, प्रॉफिट कमाने के लिए लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होगी। मिस एलोकेशन क्यों लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया मेरिट के साथ साथ ही। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, आप चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे जितने भी ये रिसेशन या बूम का कारण है ना, उसका कारण सिर्फ डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में जैसे मिसमैच आने लग जाता है, बूम चलते चलते रिसेशन आ जाता है, और रिसेशन से वापस बूम में जाना है तो भी हमें क्या करना पड़ता है, डिमांड को समहाउ बढ़ाना पड़ता है, सप्लाई कैचअप कर जाती है। ये सारी चीजें हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे अगर आपको याद हो। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा आती हैं, जहां पर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है ना, वो फ्लक्चुएशंस आने ही नहीं देती। टू दैट एक्सटेंट ये डीमेरिट माना गया है इसका। ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन, वो मैंने आपको बता दिया, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर माना जाता है एडवर्टाइजमेंट। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन को अगर एनवायरमेंट को बचाने के लिए 5 करोड़ का कोई इक्विपमेंट लगाना है, तो वो उसका प्रॉफिट कम करेगा, तो वो अपने प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखेगा या एनवायरमेंट को ध्यान में रखेगा। तो कैपिटलिज्म में ड्यू टू ओवर एग्जॉस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। सोशलिज्म की काफी सारी डिस्कशन तो मैंने कैपिटलिज्म के साथ ही कर दिया, बस एक बार पॉइंट्स देखने हैं। सोशलिज्म मैंने आपको बता दी, यहां पर हर चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कोई अथॉरिटी। जैसे इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन थी, आज की डेट में नीति आयोग है। ऑल्दो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, नॉट अ सोशलिज्म, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, कोई भी आज की डेट में टोटली सोशलिस्ट इकोनॉमी बची नहीं है। यूएसएसआर थी, अब खत्म हो गई है। आज की डेट के अंदर अगर एग्जाम्पल हमें देखने भी हैं तो उसके एग्जाम्पल हमें कौन कौन से मिलेंगे, यहां पर दे रखे हैं। यूएसएसआर खत्म हो गया, नॉर्थ कोरिया कुछ सर्टेन एक्सटेंट है, चाइना और क्यूबा टू सर्टेन एक्सटेंट है। यहां पर प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के ही यहां पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं, वहां पर इंडिविजुअल ओनरशिप थी, यहां पर क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, कोई भी बंदा इंडिविजुअली किसी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता, टाइटल अपने पास नहीं रख सकता। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट, एंड स्टेट मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है। हमारे देश में तो फेडरल स्ट्रक्चर के चक्कर में हम सेंटर और स्टेट अलग अलग बोलते हैं, अदरवाइज स्टेट का मतलब होता है जो भी वहां की गवर्नमेंट है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, सो इट इज कॉल्ड कलेक्टिव ओनरशिप। अच्छा, इसका यहाँ पर दो नाम भी याद रखने हैं, एक है कमांड इकोनॉमी, एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलरली एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कमांड दे रही है आपको, जिसकी कमांड सुन के सारा कुछ गवर्न हो रहा है, चाहे वो कंज्यूमर्स हो चाहे वो सप्लायर्स हो, इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ कर रही है, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ पर वन ऑफ द मेन फीचर है कि बिकॉज एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वो 5 ईयर प्लान्स लाएगी, वो 2 ईयर प्लान्स लाएगी, विच विल डिसाइड कि कंज्यूमर्स और सप्लायर्स आगे कैसे बिहेव करेंगे। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, वहां पर फीचर क्या था, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर्स के पास उतनी चॉइस ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स को डिक्टेट किया जाएगा,
उनको बताया जाएगा, कमांड दिया जाएगा कि आपको इसी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से ही चूज करना है। तो यहां पर वो जो मेरिट था अपना कंज्यूमर सॉवरेनिटी कैपिटलिस्ट का, यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया। यहां पर कंज्यूमर चॉइस खत्म हो गई है। बट ये भी नहीं बोल सकते कंज्यूमर चॉइस जीरो हो गई है। जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसाइड करी है, उस बास्केट के अंदर तो कंज्यूमर डिसाइड कर ही सकता है। सो टू दैट एक्सटेंट हमारी अभी भी हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर चॉइस है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस का मतलब जीरो नहीं है। यहां पर क्लियर कट दे रखा है, विद इन दैट रेंज एन इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज व्हाट ही लाइक्स। बट वो रेंज कौन डिसाइड करता है? वो सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करके देती है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ डिसाइड कर रही है, तो वो इस चीज का ध्यान रखेगी कोई भी बहुत ज्यादा अमीर या कोई भी बहुत ज्यादा गरीब ना हो जाए। इट ट्राइज टू इंश्योर fairness in the society, equal distribution, which is a merit also. मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यहां पर जो प्राइस मैकेनिज्म यानी मार्केट फोर्सेस है ना, जो अपने आप प्राइस डिटरमिन करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसका रोल नहीं रहता। क्योंकि यहां पर सारे प्राइसेस क्या होते हैं? सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई यहां मीट कर रही हो, मगर गवर्नमेंट कहेगी प्राइस हम यहां पे रखेंगे, या गवर्नमेंट कहेगी प्राइस हम इसके भी नीचे रखेंगे। तो यहां पर प्राइस जो हम आगे जाके मार्केट फोर्सेस पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई अगले चैप्टर में, उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। कुछ रोल रहेगा, लिमिटेड रोल रहेगा। क्या? जो आपकी ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, जो आपके एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, मतलब जरूरत से ज्यादा बना लिया, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस अलाउ कर देती है। बट जितना बजट, जितनी क्वांटिटी सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसाइड करी है, वो अथॉरिटी तो उसी प्राइस पे बिकेगी जो सेंट्रल अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है। उसके ऊपर मार्केट फोर्सेस का जोर नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। यहां पर क्योंकि हर किसी के पास फ्रीडम ही नहीं है काम करने की, कुछ लिमिटेड लोगों को ही काम करने की परमिशन है, बाकी लोगों को डिसाइड कर रखा है सेंट्रल अथॉरिटी ने कौन क्या करेगा, कौन कौन से सेक्टर के अंदर जाएगा। इसीलिए यहां पर कंपटीशन उतना नहीं होता। जिस भी सेक्टर के अंदर कंपटीशन आ रहा होता है, सरकार रूल लाकर वहां पे क्या कर देती है, कंपटीशन को पहले ही रेगुलेट कर देती है। तो इसका नुकसान है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी गिरेगी। बट इसका फायदा ये है कि एडवर्टीजमेंट, जो कि एक मेजर खर्चा होता है कैपिटलिज्म के अंदर, वो सोशलिज्म के अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मेरिट्स, अब यहां ध्यान रखना, जो वहां के डीमेरिट्स थे उनको यहाँ के मेरिट्स बनाते जाना। वहां पर सोशल इनजस्टिस डीमेरिट था, यहाँ पे सोशल जस्टिस क्या हो गया? मेरिट हो गया। वहां पे था कि हम एलोकेशन ढंग से नहीं कर पा रहे, बैलेंस्ड नहीं कर पा रहे, अनइक्वल एलोकेशन हो रही है। यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि हर रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हो रही है। ये यहां पर मेरिट हो गया। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बच्चा कहते हो सर वहां भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोल रहे हो, यहां भी बेटर बोल रहे हो, क्या चल रहा है? देखो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। वहां पर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसलिए बोल रहे थे कि जब हर बंदा बेस्ट, मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट एफिशिएंट वे में एलोकेट करेगा, तो हम मान के चल रहे थे पूरी इकोनॉमी की एलोकेशन ऑप्टिमम होगी। इसीलिए कैपिटलिज्म के अंदर ऑप्टिमम का एग्जांपल दिया। यहां पर हम बेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करेगी, जब एक सेंट्रल अथॉरिटी हर चीज डिसाइड करेगी, तो प्लानिंग के साथ काम होगा, और जब प्लानिंग होगी तो यूटिलाइजेशन बेटर होगी। तो दोनों की अपनी अपनी सोच है। वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड कौन सी सोच अच्छी है कौन सी बुरी है, क्योंकि इस पे डिबेट सालों से चल रही है, चलती आ रही है। आपको लॉजिक समझना है। कैपिटलिज्म के अंदर ऑप्टिमम बोला तो लॉजिक क्या है, और यहां पर बेटर बोल रहे हो तो यहां लॉजिक क्या है? यहां पे लॉजिक क्या है? एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड एंड वी आर एज्यूमिंग दैट इफ एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड इट विल बी डन इन अ बेटर वे। तो अगली चीज हमारी क्या? अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, क्योंकि हम गारंटी ऑफ वर्क देते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई बंदा भूखा ना मरे। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्लास वॉर अवॉइड हो जाती है। क्लास वॉर मतलब अमीर और गरीब के बीच में वॉर, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वॉर है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर होता है, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होती है। ये सारे मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब सेंट्रल अथॉरिटी में जो बैठे लोग हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अल्टीमेटली वहां पर वो करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। इट रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। आपने कंज्यूमर से फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन ली, सप्लायर से फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज छीन ली। इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि आप प्रॉपर्टी राइट्स लोगों की क्या कर रहे हो? छीन रहे हो। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स लाइक द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी कोई ओन नहीं कर पाएगा तो फिर वो कर ही क्या रहा है? हम हर कोई पैसा कमा के क्या कहता है? वो कहता है, कोई कहता है मैं शेयर्स खरीदूंगा, कोई कहता है मैं लैंड बिल्डिंग खरीदूंगा। जब वो खरीदने का राइट ही नहीं होगा तो बात ही खत्म है आपकी। यहाँ पर हार्ड वर्क करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट,
मिलता नहीं है, हर किसी को सेम अमाउंट मिलेगा। स्टेट की मोनोपोलीज बन जाती हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कुछ सेक्टर अपने हाथ में रख लेती है, तो वहां पे मोनोपोलीज आ जाती हैं, और जहां पे मोनोपोलीज आ जाती हैं कोई कंपटीशन ही नहीं होता, वहां पे इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकेबल एट ऑल, एंड दैट इज द रीजन दैट इंडिया पूरे वर्ल्ड में आज तक यूएसएसआर को छोड़कर कोई भी उसके बाद प्योर सोशलिज्म अडॉप्ट किसी ने नहीं करी। लास्ट में आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से पता लग रहा है आपने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के फीचर्स को मिला दिया। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट फोर्सेस अपनी चल रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, कंज्यूमर्स अपने चॉइसेस ले रहे हैं, दे आर फ्री, एंड सप्लायर्स आर आल्सो फ्री टू कंडक्ट देयर बिजनेस इन देयर ओन वे। बट गवर्नमेंट टाइमली मार्केट में इंटरवीन करती रहती है, इस इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरवीन करती रहती है, ताकि हर चीज फेयर रहे और अनफेयरनेस को हम पूरी तरह से हटा दें। अब सवाल यह आया, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कैसे होती है? पहला तरीका, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर अपने लिए पूरी तरह से रिजर्व कर लेती है। जैसे हमारे देश में रेलवेज अभी तो प्राइवेट ट्रेन शुरू हो जाएंगी आगे फ्यूचर में आप देखोगे, बट अभी तक गवर्नमेंट ने रेलवेज को अपने हाथ में रख रखा है। दिल्ली के अंदर मेट्रो, डीएमआरसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की होल्डिंग है। सिमिलरली हमारे देश में मुंबई में शायद रिलायंस मेट्रो चला रहा है, बट मोस्ट ऑफ दी मेट्रो ट्रेन जो चल रही है हमारे देश में वो गवर्नमेंट ओन्ड ही है। गुड़गांव वाली भी नहीं, प्राइवेट ओन्ड है। कुछ प्राइवेट ओन्ड चल रही है, बट कुछ जगह पे, जैसे दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर प्राइवेट मेट्रो नहीं चल सकती, गवर्नमेंट ने अपना सेक्टर बना के रख रखा है उसको। तो कुछ एक तरीका तो हो गया, गवर्नमेंट ने सेक्टर ही अपने पास रख लिया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर। दूसरा तरीका है, गवर्नमेंट कहती है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कि यू आर फ्री टू वर्क, बट हम कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बना देंगे जिनको तुम्हें फॉलो करना है। जैसे हमारे देश के अंदर आज की डेट में, पहले बीएसएनएल हुआ करता था, बीएसएनएल से कंपीट, बीएसएनएल तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, उससे कंपीट करने के लिए एयरटेल आ गए हैं, जियो आ गया, आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए हैं। ऑल आर प्राइवेट प्लेयर्स, बट उनको सुननी किसकी पड़ती है? उनको सुननी पड़ती है TRAI की गाइडलाइंस। तो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक सेट ऑफ, पूरी एक बॉडी बना दी सरकार ने, उनके रूल्स हैं, उनकी रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है। एंड अगर आप फॉलो ना करो तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है आप पर। सिमिलरली किसी भी बिजनेस के अंदर लेबर लॉज होते हैं, मैटरनिटी लॉज होते हैं, जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं, फायर क्रैकर्स वगैरह, वहाँ के अलग लॉज होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग हमारे एक्ट बनाए गए हैं, जो एम्प्लॉयर को कहते हैं आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ का, कॉम्पनसेशन पे करनी ज़रूरी है अगर उनकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयज़ की। सो ऑल दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज जो सरकार ने बनाए हैं। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल दे दिए मैंने। पहली चीज़ की सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खुद रन कर देती है, कई बार गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेती है, बेसिकली ऐसे लॉज बनाती है जिससे वो रेगुलेट कर सके प्राइवेट सेक्टर को। इंडिया में ऐसा ही होता है। फिर यहां पर टिपिकली तीन तरह के सेक्टर होते हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो मतलब जहां पर जो भी एंटिटीज बिजनेस कर रही हैं वो प्राइवेटली ओन्ड है, दे आर ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ग्रुप ऑफ पर्संस में पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो सब आप बीसी में पढ़ते हो। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर वो एंटिटीज आ जाती हैं जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है। वैसे पूरी तरह से तो अब गवर्नमेंट ओन्ड रह नहीं गई, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का, यानी 50% से ज्यादा गवर्नमेंट की होल्डिंग है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज बोल देते हैं। एक नई तरह का सेक्टर होता है यहाँ पे कंबाइंड सेक्टर। कंबाइंड सेक्टर वो होता है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके किसी वेंचर को कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जितने हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वो पीपीपी मॉडल में चलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एलोकेट करती है, बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जबकि जो सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, सारा डेवलपमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। बाद में जब टोल की रेवेन्यू आती है वो बांट लेते हैं दोनों। तो दिस इज कॉल्ड पीपीपी मॉडल, जिसके अंदर सरकार भी थोड़ा सा काम कर रही है और प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं। मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी देखोगे तो हमने बेसिकली क्या किया है, यहां पर पहले 5 मेरिट्स हमने कैपिटलिज्म से ले लिए हैं और अगले 3 मेरिट्स हमने सोशलिज्म से ले लिए हैं। क्योंकि ये है ही दोनों का कॉम्बिनेशन, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है दोनों के मेरिट्स को मिक्स कर दिया जाएगा। डीमेरिट्स के अंदर सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि बहुत सारी इकोनॉमीज ने आपको अपने आप को क्या बना लिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मिक्स्ड इकोनॉमी बना तो लिया है, बट असली में वो है कैपिटलिज्म ही। कैपिटलिज्म को छुपाने के लिए कुछ कंट्रीज ने क्या कर दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना लिया, मगर असली में देखा जाए दे विल रिजेंबल कैपिटलिज्म होगी। जैसे इंडिया के अंदर भी ऐसा बोला जाता है सरकार प्रो बिजनेस हो गई है, सरकार हर चीज में बिजनेसेस को पूरी तरह से राइट देती जा रही है। तो ऐसी एलिगेशंस हर मिक्स्ड इकोनॉमी में लगाई जाती हैं, जब क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी
टिपिकली आजकल क्या होती जा रही है, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। और अगर गवर्नमेंट ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डालने लग जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है, करप्शन आ जाती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फ्रीडम, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज द बेसिक डीमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। जैसे कि मैंने बोला, इस चैप्टर के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, करना जरूर है। अराउंड 5-6 मार्क्स की मिनिमम वेटेज, और अपर साइड में मैं देखूं तो 8 से 10 मार्क्स की वेटेज आ सकती है। Well, that was the end of part B of our business economics marathon. इसी के साथ हमारे पांचों के पांचों चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो हैं दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए हमने कवर अप कर लिए बहुत अच्छे से। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये मैराथन लगभग 12.5 घंटे 13 घंटे का हुआ, अगर पार्ट ए और पार्ट बी को मैं ज्वाइन कर दूं, जिसके अंदर हमने काफी डिटेल में इनकी रिवीजन करी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपने मैराथन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, एक बार आप जरूर जो भी नोट्स हैं हमारे उनसे रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने से क्या होता है, आप एक तसल्ली हो जाती है कि किसी भी तरह के एमसीक्यू हैं तो आप उन्हें कर सकते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आईसीआई स्टडी मॉडल के एमसीक्यू, एडिशनल एमसीक्यू दोनों हमारी बुक में दे रखे हैं, और साथ साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस का पूरा जो कंपाइलर है उसको भी हम अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, इस चैनल पे आपको हमारा जो कंपाइलर है अलग अलग सब्जेक्ट्स का वो मिल जाएगा। लॉ के अंदर आपको 75 केस स्टडीज का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, अकाउंटेंसी में ट्रू फॉल्स मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूलाज एक साथ कंपाइलेशन मिल जाएगा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स बीसीके में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलर मिल जाएगा। ये सब आपको हमारे फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और हमारी ऐप जो है सीए नॉलेज पोर्टल, वहां पर भी हम इसे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर अपलोड कर देते हैं। सो आप इन दोनों जगहों पे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं एग्जाम तक के, वहां पर आपको मिलते रहेंगे। आगे भी हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए, आपके लिए अलग अलग तरह की रिवीजन वीडियोस, एबीसी एनालिसिस वीडियो आगे इस चैनल पे आती रहेंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज संचित करोवेदी।